हाँ जी, देखिए अपन वायुदाब के बारे में पढ़ रहे थे। वायुदाब किसे कहते हैं? डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा कि पहली बात वायुमंडल किसे कहेंगे? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण पाया जाता है उसको कहते हैं वायुमंडल, जो कि विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण, जलवाष्प एवं धूल कणों के द्वारा निर्मित होता है। और गैसों में भी अपन पढ़ चुके हैं, वायुमंडल की बातें जो पढ़ी वहां पे आपने देखा किस वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। नाइट्रोजन होती है 78% यानी 78% मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। बाकी 21 यानी जो ऑक्सीजन है वो 21% की मात्रा में पाई जाती है। दोनों गैसों का जो प्रतिशत है मिला के हो जाता है 99 यानी 99% जो गैस है वो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों की संयुक्त मात्रा पाई जाती है। बाकी जो 1% रह जाता है उसमें अन्य गैसें, जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, क्रिप्टॉन, ओजोन, ऑर्गन, रेडोन आदि बहुत सारी कई गैसें हैं जिनके आप नाम भी नहीं जानते कईयों के। इतनी गैसें जो है वो 1% के अंतर्गत पाई जाती है। अब आगे बता रहा था कि पृथ्वी के चारों ओर जैसे आवरण होता है इसको वायुमंडल कहते हैं। और चूंकि वायु में क्या होता है, भार होता है, यानी इसमें देखा अपन ने वायु जो है इसमें भार होता है। भार का अर्थ यहाँ पे है वजन, भार का अर्थ यहाँ पे होता है वजन। चूंकि वायु में भार होता है और यह पृथ्वी के धरातल पर क्या डालती है, दबाव। दबाव को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर। तो चूंकि वायु में भार होता है अतः यह पृथ्वी के धरातल पर दबाव डालती है। इसी दबाव को, तो पृथ्वी के धरातल पे जो दबाव पड़ रहा है इसी दबाव को वायुदाब के या वायुमंडलीय दाब के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूं कि चूंकि वायु में भार होता है और यह पृथ्वी के धरातल पर दबाव डालती है, इसी को वायुमंडलीय दाब के नाम से जाना जाता है। अब वायुदाब को मापते किसके द्वारा है? तो आपको यंत्र बताया था कि वायुदाब को बैरोमीटर नामक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ये क्वेश्चन आप जीके में भी ध्यान में रखेंगे कि वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो यंत्र है इसकी सहायता से वायुदाब को मापा जाता है। वायुदाब को मापा किसमें जाता है, किस इकाई में? तो आपको बताया था एमवी यानी मिली बार, यानी वायुदाब को मिली बार इकाई में मापा जाता है। फिर अपन ने देखा कि विश्व में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक वायुदाब कहाँ था? समुद्र की सतह पर। समुद्र की सतह पर कितना होता है? 1013.25 एमवी यानी 1013.25 मिलीबार जो वायुदाब है वो पाया जाता है कहाँ पे? समुद्र की सतह पर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा हुआ है। आप ऐसे मत सोचिए कंपटीशन देना है, अपन कंपटीशन की तैयारी करे देगा, अपन कहीं परिष्कार में जाए, अभियान में जाए या फिर कोई और कोचिंग में जाए। जिस बच्चे ने 3 साल बीए या जो भी पढ़ रहा है इनको 3 साल इन बुकों को ध्यान से पढ़ लिया तो इनसे बाहर कुछ नहीं है, यही से बनते हैं जो भी कंपटीशन के हैं। और जो बच्चा यहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ता है फिर जैसे भी होती है कोई ऑप्शन नहीं, फिर वो जयपुर भगेगा या आगरा भगेगा, दिल्ली भगता है ना, हो जाता है वहाँ पे। तो इन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए जा रहा है, कोचिंग करने के लिए जा रहा है। अगर उसने दिमाग लगाया होगा तो ये बातें नहीं पे ये पढ़ाएगा आपको कोचिंग में कि वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो बताएंगे बच्चों वायुदाब को जो है बैरोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ये बात बताने के आपसे कम से कम 5-7 हजार रुपए है वो ले ली गई अलग से। आज बताने यही है वायुदाब को किस इकाई में मापा जाता है, मिलीबार में, है ना। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पे होता है? समुद्र की सतह पर कितना होता है? 1013.25 मिलीबार वायुदाब पाया जाता है। ये है वायुदाब की बात। फिर आपको कुछ बातें और बताई मैंने कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी थी। कौन कौन सी है? नंबर 1 कि जो वायुदाब होता है, वायुदाब और तापमान, इन दोनों में संबंध
क्या होता है। तो इन दोनों का संबंध क्या होता है, विपरीत विपरीत संबंध होता है। अब विपरीत का अर्थ क्या होता है, मान लो ये स्थान है कोई ए और यहाँ पर वायु दाब क्या है, अधिक है, वायु दाब क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, कम। ये होता है विपरीत, तापमान क्या हो जाएगा, कम। ये कोई बी स्थान है और इस बी स्थान पर तापमान क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर वायु दाब क्या हो जाएगा, कम। वायु दाब क्या हो जाएगा, कम। तो ये है विपरीत संबंध। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी थी कि जो वायु है यानी पवन, एयर जो है, एयर वो किधर से किधर की ओर चलती है, तो वायु हमेशा अधिक दाब से किधर की ओर चलती है, निम्न दाब की ओर, यानी अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवन चलती है। ये एक आध बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना होता है। इन्हीं से आपका जो टॉपिक है कंप्लीट होगा। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो वायु दाब है, इस वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी किन किन कारकों से वायु दाब जो है प्रभावित होता है। अब आप इसको ध्यान से समझना, कौन कौन से कारक हैं जिनसे वायु दाब जो है प्रभावित होता है। इसमें अपन जो पहला पॉइंट देख रहे हैं, पहला पॉइंट है इसमें तापमान। सीधी सी बात है, तापमान। अभी मैं आपको बता रहा था कि जहां पे तापमान ज्यादा है वहां पर वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहां पर तापमान कम है वहां पर वायु दाब अधिक हो जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि तापमान किस जगह पर ज्यादा होता है, तो नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है कि जहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी उस जगह पर तापमान अधिक होता है, क्योंकि सीधी किरणें पड़ रही है तो तापमान अधिक होगा। और जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां पर तापमान क्या होता है, कम होता है। जहां पे सीधी किरणें वहां पर तापमान अधिक, जहां पर किरणें तिरछी वहां पर तापमान कम हो जाएगा। अब सोचने की बात ये है, जैसे ये अपनी देखा अपनी ये धरातल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य की किरणें आ रही है, यहाँ पे सीधी पड़ रही है। इस ये स्थान मान लिया, ये भी स्थान है, यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी है। अब सोचने की बात ये है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे मान लो ये तिरछी है, तो ये तापमान कम ज्यादा कैसे होता है, भाई सीधी किरणें हैं तो यहाँ पे तापमान ज्यादा क्यों हो गया, यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ रही है तो यहाँ पे तापमान कम क्यों हो गया। तो क्या होता है कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल का जो निर्माण है, संगठन है, वो सूर्य ताप को प्रभावित करता है। कैसे करता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो इस वायुमंडल का जो निर्माण है, ये पृथ्वी पे जो वायुमंडल है इसका निर्माण किससे हुआ, जल वाष्प, गैस और धूल के कण। अब होता क्या है कि जब ये सूर्य की किरणें धरातल की ओर आती है तो इस सूर्य ताप का जलवाष्प के द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषण। जलवाष्प क्या है, पानी तो है, और पानी क्या करेगा, सूर्य ताप को अवशोषित कर लेता है। इसमें पाए जाते हैं और क्या, वायुमंडल में धूल कण, ये सब पढ़े अपन ने, धूल के कण पाए जाते हैं। धूल के कणों से सूर्य की किरणें टकरा कर क्या है, परावर्तित हो जाती है, तो यानी सूर्य ताप का परावर्तन हो गया। और क्या है इसमें, गैस, ये धूल कणों से क्या होता है, परावर्तन, ध्यान रखिएगा, परावर्तन, धूल कणों से परावर्तन हो गया। यहाँ पर गैस जो है, गैस के द्वारा प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, सूर्य ताप का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन, यानी गैस क्या है, सूर्य ताप चारों ओर फैल जाता है, इसके कारण उसका प्रकीर्णन हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस सूर्य प्रकाश से सूर्य ताप का वायुमंडल में पाए जाने वाले जल वाष्प के द्वारा तो अवशोषण हो गया, धूल कणों के द्वारा सूर्य ताप का परावर्तन हो गया, और गैस के द्वारा क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया। अतः यहाँ पे ये सूर्य की किरणें जितनी अधिक दूरी तय करेगा वायुमंडल में, समझने की कोशिश करना,
कि सूर्य की किरणें जितनी अधिक दूरी तय करेगा वायुमंडल में, उतनी ही ज्यादा मात्रा में जलवाष्प आएगा, धूल कण आएंगे और गैस आएगी, है ना। उतनी अधिक मात्रा में जलवाष्प आ रहा है, धूल कण आ रहे हैं, गैस आ रहा है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा दूरी तय करेगी सूर्य की किरणें वायुमंडल में, उतनी ही ज्यादा मात्रा में सूर्य ताप क्या होगा, अवशोषण होगा। सूर्य ताप का उतनी ज्यादा मात्रा में अवशोषण होगा, परावर्तन होगा और प्रकीर्णन होगा। ओके, जितनी कम दूरी तय करेगा वायुमंडल में सूर्य ताप, उतनी ही कम मात्रा में अवशोषण होगा, परावर्तन होगा, प्रकीर्णन, ज्यादा तापमान धरातल को प्राप्त होगा। यदि अवशोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है तो कम तापमान धरातल को प्राप्त होता है। यदि अवशोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन कम होता है तो ज्यादा तापमान जो है पृथ्वी के धरातल को प्राप्त होता है। ये बातें हैं, हालांकि इस टॉपिक से संबंधित नहीं थी, फिर भी मैंने आपको ये बेसिक बात क्लियर किया कि जो जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पे तापमान ज्यादा क्यों होता है, और जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी है वहां पर तापमान कम क्यों होता है। तो ये है इसके अंदर मेन बात है। जो दूसरी बात क्या आ जाएगी कि ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा है ना। दूरी कम होगी तो तापमान ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होती है तो तापमान कम होता है। सीधी सी बात है, आग के आप जितना नजदीक जाओगे आपको उतनी ही तापमान प्राप्त होगा, आग से जितना दूरी पे जाओगे उतना ही कम टेम्परेचर आपको प्राप्त होता है। तो जो सूर्य है आप सभी जानते हैं कि आग का गोला है एक तरीके से। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपके ये जो पहला पॉइंट है तापमान, ये तापमान पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि जहां पे सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर वायुदाब क्या होता है, कम। क्योंकि तापमान एवं वायुदाब में हमने देखा संबंध कैसा है, विपरीत विपरीत संबंध होता है। यानी जिस स्थान पे तापमान अधिक है उस स्थान पर वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिस स्थान पर तापमान मान लो कम है उस स्थान पर वायुदाब अधिक हो जाएगा, है ना। जहाँ पे तापमान अधिक वहां पे वायुदाब कम, जहाँ पे तापमान कम वहां पे वायुदाब अधिक, यानी विपरीत संबंध होता है। अब अपन इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा प्रदेश में, यानी भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, इस भूमध्य रेखा प्रदेश में सूर्य की किरणें वर्ष भर सदैव सीधी पड़ती है। इसके कारण भूमध्य रेखा प्रदेश में क्या है, तापमान हमेशा अधिकतम पाया जाता है। तापमान अधिकतम है, तापमान अधिक होने के कारण वहां पर यानी भूमध्य रेखा पर हमेशा जो वायुदाब है कैसा रहता है, कम पाया जाता है, क्योंकि वहां पे तापमान ज्यादा है जिसके कारण वहां पे वायुदाब कम है। इसी प्रकार जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, ध्रुव जो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य की किरणें तिरछी है सदैव वर्ष भर, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो अधिक सूर्य ताप है उसका अवशोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन हो जाता है, कम तापमान ध्रुवों तक पहुंचता है। अतः ध्रुवों पर तापमान कम होने के कारण हमेशा जो वायुदाब है ध्रुवों पर क्या पाया जाता है, अधिक वायुदाब पाया जाता है। तो ये पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि जहां पे तापमान अधिक हो तो जो तापमान है वो वायुदाब को किस तरीके से प्रभावित करता है, जहां पे तापमान ज्यादा है वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, नंबर 2, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। अब देखिए सोचने की बात है इसमें कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की कितनी गतियां होती है, पृथ्वी की कितनी गतियां होती है, 2 गतियां होती है, एक परिभ्रमण होती है, एक परिक्रमण होती है। एक तो परिभ्रमण गति होती है, दूसरी परिक्रमण गति होती है। अब अपन कंफ्यूज में रहते हैं कि कौन सी तो परिभ्रमण है, कौन सी परिक्रमण है। चलो आपको कईयों को याद भी होगा, लेकिन कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ध्यान नहीं होता है कि कौन सी गति परिक्रमण होती है, कौन सी परिभ्रमण। एक गति क्या होती है कि सूर्य के चारों चक्कर लगाएगी, तो दूसरी क्या है, खुद के अक्ष पर घूमती है। अब इसमें परिभ्रमण कौन सी है, परिक्रमण कौन सी है, नहीं याद हो तो आप नो टेंशन, आपको क्या करना है, मैं जो बता रहा हूं उसको आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। क्या है, देखिए ये टेंपल है और इसको अपन ने किसका टेंपल मान लिया, जैसे गोवर्धन जी का मान लिया। आप वहां पे जाते हैं गोवर्धन जी के, है ना, ये बच्ची हो गई जो भी है, जो
है ना। गोवर्धन जी का अपन ने टेम्पल बना लिया है। अब क्या है कि यहाँ पर एक आप 21 किलोमीटर इसकी क्या करते हो, परिक्रमा करते हो, इसके 21 किलोमीटर घूमते हो आप इसके चारों, जिसको आप अपनी नेचुरल भाषा में, अपने जो स्थानीय भाषा है उसमें परकम्बा ऐसे बोलते हो ना, परकम्बा देव जा रहे हैं गोवर्धन जी। तो इसमें क्या है कि ये गोवर्धन जी का टेम्पल है और इसके चारों आप 21 किलोमीटर क्या कर रहे हो, परिक्रमा करो। बीच में क्या है, यहाँ पे ये क्या है, टेम्पल है, इसके चारों ओर घूम रहे हो। कौन घूम रहे हो, आप घूम रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, इसकी परिक्रमा लगा रहे हो। यानी इस टेम्पल को आप क्या मान लो, एक बार जैसे कि अपन अभी गोवर्धन जी है, इसकी जगह अपन ने कौन सा टेम्पल मान लिया, सूर्य भगवान का अपन ने टेम्पल मान लिया है। और ये अपन लोग क्या बन गए, अपन बन गए पृथ्वी। ओके, यानी अपन पृथ्वी पे रह रहे हैं, यानी पृथ्वी किसके चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, सूर्य की। ये तो कौन सी गति हो गई, परिक्रमा से क्या बना है, परिक्रमण। परिक्रमा शब्द से क्या बना हुआ है, परिक्रमण शब्द, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इसको कौन सी गति कहते हैं, परिक्रमण गति। ओके, और खुद की दूरी पर यानी खुद के अक्ष पर घूर्णन करती है। जैसे मैं खड़ा हूं और मैं मेरे अक्ष पे इस तरीके से घूर्णन करता हूं, इस तरीके से घूम रहा हूं, तो ये गति क्या कहलाएगी, परिभ्रमण। यानी खुद के अक्ष पे जो घूमता है उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। और ये जो परिभ्रमण गति है, ये किसको प्रभावित करती है, वायुदाब को प्रभावित करती है। अब जैसे करके वायुदाब को प्रभावित किया, आप समझिए। बिल्कुल इजी पॉइंट है सारे। यदि अब ये पॉइंट तो दिखने में है काफी टफ लग रहा होगा, लेकिन आप जब समझोगे इसको बिल्कुल इजी है। कि जो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है, ये परिभ्रमण गति वायुदाब को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो आप देखते हैं कि जो पृथ्वी है इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से बना दी पृथ्वी को, यानी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। हाँ जी, अभी भी आवाज अटक रही है क्या, हाँ भाई। ये देखना है तो मैसेज कितने आ गए। हाँ भाई, आवाज थोड़ी अटक रही है, अब देखिए। देखिए यदि आवाज अटक रही हो, नहीं अटक रही, अब भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जिनके देखिए यहाँ पर वैसे नेट सही आ रहा है, आवाज अटक रही है तो आप YouTube चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें और वहां से वीडियो को देखिए। अब समझे आप आगे। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब क्या होता है, जैसे ये 23.5 डिग्री झुकी हुई यहाँ पर है ना, ये ग्लोब है इस तरीके से, ये ग्लोब हो गया इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से ये भूमध्य रेखा है ना। अब आप इस हिसाब से देखिए, ये जो ये वाला क्षेत्र है, ये कितना अक्षांश पड़ेगा, 66.5 डिग्री अक्षांश। लगभग ये अक्षांश कौन सा पड़ेगा, 66, क्योंकि ये जो 0 डिग्री हो गया, आप पढ़ोगे ये 90 है, तो यहाँ पे जो है 66.5 पड़ गया, लगभग ऐसे मान लो आप 66.5 डिग्री अक्षांश। अब देखिए क्या है इसमें कि जो पृथ्वी की परिभ्रमण गति, यानी अब ये अपने अक्ष पे घूर्णन करेगी, इस तरीके से घूमती, ये झुकी हुई है ऐसे, तो इस तरीके से ये घूर्णन करती है। अब देखो पृथ्वी जब घूमती है तो क्या होता है, इसमें एक बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल उत्पन्न होगा इसमें, हाँ भाई अब आपको आवाज आ रही नहीं, एक बार चेक कर लो सभी भैया बहन, सुन लीजिए आवाज आ रही है आपको।
ओके, तो सुनिए आप, ये पृथ्वी है, और जब ये अपने आप घूमती है, यानी इस तरीके से अपने आप से घूमती है, तो इसमें एक बल उत्पन्न होता है। एक बल इसमें ऑलरेडी है जिसको गुरुत्व बल कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो कोई भी घूमती हुई वस्तु होती है, कोई भी हो XYZ, कोई भी घूमती हुई वस्तु होती है, उसमें बल उत्पन्न होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, इसका अर्थ क्या होता है? अप का अर्थ होता है दूर जाना, अप का अर्थ होता है दूर जाना, और गुरुत्व बल होता है, कहा जाता है अभिकेंद्रित बल। अभी का अर्थ होता है पास आना, ओके, अभी का अर्थ यानी पास में आना, अब का अर्थ क्या है? दूर जाना। तो आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। किस तरीके से होता है? कोई भी घूमती हुई वस्तु होती है उसमें अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। कैसे होता है समझिए। एक पत्थर लिया अपन ने, उस पत्थर को अपन ने धागे से बांध लिया है, एक डोर से बांध लिया है पत्थर को, और उस पत्थर को डोर से बांध करके अपन इस तरीके से पकड़ लिया है, और दोनों को अपन ने इस तरीके से छोड़ दिया। सुनना भैया, उदाहरण है कि एक पत्थर है, सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे, उदाहरण से आपको पता लग जाएगा कि अपकेंद्रीय बल कैसे उत्पन्न होता है। कि एक पत्थर है, उस पत्थर को अपन ने एक रस्सी से बांधा है, और उसको इस तरीके से पकड़ के अपन ने ऐसे छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि वो पत्थर वहीं पर गिर जाएगा, वहीं गिर जाएगा। लेकिन जब आप उस रस्सी को पकड़ के ऐसे फिरा दोगे, ऐसे घुमा दोगे पत्थर को, फिर आप रस्सी को छोड़ोगे, तो पत्थर यहाँ न गिर के क्या है? बाहर, यानी दूर जाकर गिरता है, क्योंकि घूर्णन के कारण उसमें बल उत्पन्न हो गया। कौन सा? अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो गया। ओके, और भी आप उदाहरण देखना चाहें तो एक बाल्टी भरी है पानी की, या परात है, उसको अपन ने पानी से भर लिया है, और पानी स्थिर है उसमें। अब जैसे आप उस पानी को ऐसे घुमाओगे, तेजी से घुमाने लगोगे पानी को, तो पानी क्या है? परात से बाहर जाने लगता है, बाल्टी से बाहर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पानी को घुमाने के कारण उसमें बल उत्पन्न हो गया। कौन सा? अपकेंद्रीय बल, पूरा पानी क्या है? बाहर को जाने लगता है। कई बार आप देखते हो, अपन जब गोल चक्कर में घूमते हैं अपने अक्ष पे, जब एकदम से स्थिर होते हैं, तो या तो इधर जाएंगे या इधर जाते हैं। अपने केंद्र में बहुत कम चांस होते हैं, अपन खुद को दृढ़ करेंगे तब जाके अपन केंद्र में रुक सकेंगे। नहीं, बहुत तेजी से घूमते, जब आप अचानक रुकोगे तो या तो इधर जाओगे या फिर इधर की ओर जाओगे, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि घूर्णन के कारण अपने अंदर भी क्या है? अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो गया। तो ये अब यहाँ पे देखिए अपकेंद्रीय बल का कार्य क्या है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है, इस घूर्णन के कारण आप देखिए जगह पे, ये जगह ये सामने आ रही है मध्य भाग में, तो घूर्णन के कारण है, तो ये 60-65 अक्षांश है, यानी यहाँ पर जो वायु होगी, इस स्थान पर जो वायु होती है, वायु पृथ्वी के घूर्णन के कारण 60-65 अक्षांशों की जो वायु होती है, क्या है? ऊपर की ओर उठ जाती है। किसके कारण? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण। ओके, क्योंकि परिभ्रमण गति से क्या उत्पन्न हुआ? अपकेंद्रीय बल, और इस अपकेंद्रीय बल के कारण जो 60-65 अक्षांशों की वायु है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। वायु जैसे ही पृथ्वी से ऊपर की ओर उठेगी, तो धरातल पे क्या है? वायुदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे धरातल की वायु नहीं है, वहां की वायु पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ऊपर की ओर उड़ चुकी है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी अपन देखें कि जो वायुदाब है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। और भी आप देखना चाहेंगे इसमें जलवाष्प देख लो। जलवाष्प, जलवाष्प क्या है? जलवाष्प का जीके में एक नाम है, वो नाम क्या है? जलवाष्प पृथ्वी के लिए क्या है? एक गर्म कंबल का कार्य करती है। जलवाष्प पृथ्वी के लिए एक गर्म कंबल का कार्य करती है, यानी पृथ्वी को ठंडा होने से बचाती है। अब जलवाष्प कैसी होती है? गर्म, और जलवाष्प गर्म होगी तो वो क्या है? ऊपर की ओर उड़ जाती है। ऊपर की ओर उड़ जाएगी तो गर्म है, गर्म से क्या ऊपर की ओर गर्म होकर हल्की हो जाती है,
जाएगी। यानी जहां पे जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है वहां पर वायु दाब क्या हो जाएगा, सोचिए, ज्यादा होगा या कम होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि जलवाष्प गर्म होती है, गर्म होकर क्या ऊपर की ओर उठ जाती है। और क्योंकि ध्यान रखना, जो जलवाष्प है इसको किसमें सम्मिलित किया जाता है, गैस के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, ज्वालामुखी नाम सुना होगा, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ज्योग्राफी में आप ऐसे मत समझो कि सभी की अलग अलग डेफिनेशन होगी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनकी डेफिनेशन शब्दों से निकल जाती है। ज्वालामुखी यानी ज्वाला आग होती है ना, और मुखी यानी जो मुख शब्द इससे बना हुआ है, यानी वह मुख जिससे आग निकलती है उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है पृथ्वी के भूगर्भ से, तो उससे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, एक क्वेश्चन आया था। तो हीलियम, हाइड्रोजन, रेडोन, इसके अलावा जलवाष्प। तो ध्यान दीजिए, तो 60 से 90% जो मात्रा है वो किसकी रहती है, जलवाष्प की रहती है। 60 से 90% मात्रा जलवाष्प की, यानी सबसे ज्यादा क्या निकलती है, जलवाष्प निकलती है। टाइम कितना हो गया है, ओके। तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा कि जो जलवाष्प है ये किस तरीके से वायुदाब को प्रभावित करता है। जहां पे जलवाष्प की मात्रा ज्यादा वहां पर वायुदाब कम, जहां पर जलवाष्प की मात्रा कम वहां पर वायुदाब ज्यादा। ओके, विपरीत हो गया, इसमें संबंध एक तरीके से देखिए, जहां पे जलवाष्प ज्यादा है वहां पर वायुदाब कम, विपरीत हो गया एक तरीके से। जहां पर जलवाष्प कम है वहां पर वायुदाब अधिक। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, इसका मतलब क्या है? अपन ने अभी वायुदाब के बारे में पढ़ा, जब मैंने वहां पे समझाया आपको कि समुद्र की सतह पर सर्वाधिक वायुदाब होता है। अब क्या कह रहा है, समुद्र तल से ऊंचाई, यानी समुद्र की सतह से, समुद्र के तल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे अपन, वैसे वैसे वायुदाब क्या है, कम होता जाता है। यानी धरातल पर वायुदाब ज्यादा होता है, धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब कम होता जाता है। क्योंकि जो बाहरी गैसें हैं, जो बाहरी गैसें हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, जो देखिए बाहरी गैस होती है वो कहाँ पाई जाती है, धरातल के नजदीक, यानी जो नीचे नीचे होगा। जैसे एग्जांपल दें आपको कि आपके पास में मैंने 50 किताबें रख दी है ऊपर नीचे से, 50 किताबें रख दी है, इस तरीके से आपके सामने मैंने 50 किताब रखी है, ओके 50। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो अपन ऊपर नीचे किताब रखी है इसमें सबसे ज्यादा दबाव किस किताब के ऊपर है, किस किताब के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव है? यहाँ से कितने पर 1 2 3 पढ़ता है, कौन सी है, 50 है। कौन सी किताब के ऊपर दबाव ज्यादा है सबसे? तो नेचुरली इतना तो आप सभी जानते हैं, सभी दो रोटी खाते हैं, कहते हैं ना कि सब दो रोटी खाते हैं, तो सब समझते हो यहाँ पे कि तो 50वीं बुक के नीचे नीचे की, इससे सबसे अधिक दबाव है। तो यहाँ पर अपन यहाँ कह रहे हैं कि समुद्र तल पर, यानी जो धरातल है यहाँ पे वायुदाब अधिक रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुदाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी समुद्र की सतह पर वायुदाब कम, सॉरी ज्यादा, फिर जैसे जैसे समुद्र की सतह से या समुद्र तल से ऊंचाई पर बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाता है। उदाहरण भी दिया था मैंने कि जैसे पर्वत चोटियों के नाम दे दिया आपको, है ना, एक दे दिया अन्नामलाई दे दिया है, अन्नामलाई में एक पर्वत चोटी जिसका नाम है अनायमुडी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नामलाई की अनायमुडी। मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और भारत की यानी उत्तरी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप पढ़ते हैं K2, जिसको गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची है तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848। ये 4 पर्वत चोटियों के नाम दे दिए, एवरेस्ट, K2, इधर गुरु शिखर, इधर दे दिया आपको अनायमुडी। कहां पर वायुदाब कम होगा,
तो जो सबसे अधिक ऊंचाई है, एवरेस्ट की सबसे अधिक ऊंचाई है, वहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके। और जो सबसे कम ऊंचाई है, जैसे कि यहाँ पे गुरु शिखर की 1722 ही है, सबसे कम है इनमें, जो मैंने पर्वत चोटियों के नाम बोले इसमें गुरु शिखर की सबसे कम है, यानी गुरु शिखर पर वायुदाब ज्यादा होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें धरातल। देखिए धरातल, धरातल जो होता है वो भी एक तरीके से वायुदाब को प्रभावित करता है। किस तरीके से करता है कि एक धरातल को जिसके कण बारीक होते हैं, एक होता है जिसके कण मोटे होते हैं। जिसके कण मोटे होते हैं उसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें, जिसमें मिट्टी के कण मोटे होंगे उसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें आसानी से शीघ्रता से उसमें प्रवेश कर जाती है। जब उसमें किरणें प्रवेश कर गई तो वो धरातल क्या है, जल्दी ही गर्म हो जाता है। गर्म होगा तो तापमान ज्यादा है, तापमान जहाँ पे ज्यादा हो गया वहां पर वायुदाब कम हो जाता है। एक धरातल को होता है जो मिट्टी के बारीक कणों से निर्मित है, जैसे कि काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी सिकायुक्त मिट्टी होती है। और काली मिट्टी जो है इसमें सूर्य की किरणें धीरे धीरे प्रवेश कर पाती है, यानी जो काली मिट्टी जल्दी से गर्म नहीं होगी मिट्टी जो है, क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें देर तक प्रवेश करती है और इसको गर्म नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो भी, जहाँ पे मिट्टी के मोटे कण है वहां पे तापमान ज्यादा, वायुदाब कम हो जाएगा। जहाँ पे मिट्टी के बारीक कण है वहां पर तापमान कम, वायुदाब अधिक हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हैं आपके समझ में आ गए होंगे कि तापमान, वायुदाब, जो भी पॉइंट मैंने बोले, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे।